नमस्कार। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में हम अपने जो इससे पूर्व की व्याख्यान श्रृंखला थी उसी को आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य दार्शनिक रूसो की जो का शिक्षा दर्शन था उस पर विचार करेंगे। और रूसो के शिक्षा दर्शन में हमने इससे पूर्व का जो हमारा लेक्चर था, व्याख्यान था, या इससे पूर्व की जो चर्चा थी उसमें हमने उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय को समझा और वो किस प्रकार से किससे प्रभावित हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, रचनाओं का आधार क्या था, रचनाओं का विषय क्या था, उस पर हमने चर्चा करी और किस तरह से उनका निषेधात्मक शिक्षा का जो विचार है वो परिपक्व हुआ और अनुभव के बाद विचार बना और विचार के बाद वो सिद्धांत में परिवर्तित हुआ। इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम रूसो की जो शैक्षिक विचारधारा है उस पर हम बात करते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा को किसी के मस्तिष्क में जोर जबरदस्ती घुसाया नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, इसलिए केवल ज्ञानार्जन को शिक्षा मान लेना गलत होगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बात रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है कि किसी के मस्तिष्क में जबरदस्ती ज्ञान को घुसाया नहीं जा सकता, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, उस पर थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए केवल ज्ञानार्जन को ही शिक्षा मान लेना गलत है। ज्ञानार्जन यानी हमने ज्ञान को अर्जित कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, यही शिक्षा नहीं है। क्योंकि ज्ञान को यदि प्राप्त कर लिया और यदि उसका उपयोग नहीं हुआ स्वयं व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास शिक्षा है और स्वाभाविक शिक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से प्रकृति से मिले अनुभव से प्राप्त सीख एवं ज्ञान ही वास्तविक शिक्षा है। यानी बालक की आंतरिक शक्तियां, जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्तियां भी कहते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं कि जन्म से ही इसको ये स्वाभाविक रूप से मिला है, उसका स्वाभाविक विकास यानी अपने आप धीरे धीरे स्वाभाविक विकास, समय के साथ साथ, आयु के साथ साथ स्वाभाविक विकास है। और स्वाभाविक शिक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से प्रकृति से मिले अनुभव, मैंने किसी वस्तु को छुआ और मुझे सनसनाहट हुई, ठंडा लगा, तो मुझे पता चला कि ये वस्तु जो है इसकी प्रकृति शीतल है, ठंडी है। मैंने किसी वस्तु को या आग को छुआ और मेरा वो जलन हुई या जला, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो पदार्थ है या ये वस्तु है जो जलनशील है, इसकी प्रकृति गर्म है। मान लीजिए कि मैं कहीं से गिरी और गिरने से मुझे चोट लगी, तो मुझे ये पता चला कि ये क्रिया करने से इसकी प्रतिक्रिया ये होगी। ये हुआ अनुभव से प्राप्त सीख, है ना। पानी में, मान लीजिए नदी में या कहीं भी तालाब में, जब हम गिर जाते हैं अचानक, हमें तैरना नहीं आता, लेकिन स्वाभाविक रूप से उससे उभरने के लिए, निकलने के लिए हम हाथ पैर मारते हैं और उस हाथ पैर मारने में ही हम तैरना सीख जाते हैं। ये हमें स्वाभाविक रूप से प्रकृति से अनुभव प्राप्त होता है। तो प्रकृति से जो स्वाभाविक रूप से अनुभव से सीख और ज्ञान जो मिलता है वो हमारी वास्तविक शिक्षा होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं कि एक आयु के बाद व्यक्ति जो है उसके जीवन के अनुभव इतने हो जाते हैं कि वो अपने आप सीखने लगता है कि नहीं, इस प्रकार का कार्य करने से ये होगा। और ये उसे कहीं पुस्तकों में भी नहीं मिलता, ये उसे कोई पढ़ाता भी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि कोई किसी को पढ़ाए और वो उसको मान ले। माता पिता, गुरुजन, अभिभावक, मित्र या हमारे अग्रज, शिक्षाविद, दार्शनिक बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, लेकिन हम तब तक उनको अक्सर से स्वीकार नहीं कर पाते जब तक हमें उसका अनुभव नहीं हो जाता। अनुभव के बाद में वो जो ज्ञान है, अनुभव से मिला ज्ञान और सीख जो है वो स्थायी ज्ञान होता है, वो वास्तविक ज्ञान होता है। इसलिए बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रकृति से मिली शिक्षा से ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा रूसो ने अपनी जो शैक्षिक विचारधारा है उसके अंदर कहा है।
रूसो की शैक्षिक जो विचारधारा है उसके भी मुख्य 3 स्रोत रहे हैं और उन्होंने 3 स्रोतों को ही स्वीकार किया है। प्रथम जो रूसो की शैक्षिक विचारधारा के लिए 3 स्रोत थे उनके शिक्षा दर्शन के, उनके विचारधारा के, उसमें प्रथम है प्रकृति। प्रकृति की गोद में, यानी प्रकृति के साथ साथ, देखिए वैसे तो अगर हम कहें ना तो 21वीं सदी में तो विज्ञान और तकनीक का युग है, लेकिन रूसो ने जो प्रकृति वाली बात कही वो अक्सर से सत्य है। हम जब भी हम बाहर घर से निकलते हैं, या आप लोग, मैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि सड़क पे जो हमारा श्रमिक है या हमारा लेबर क्लास है या बाकी सारी सब लोग हैं, वो सारे लोग आप देख लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण जैसे आपको देना चाहूँगी कि ये जो घुमंतू जाति है, या मैं आपको गाड़िया लुहारों की बात करना चाहूँगी, या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी बात करना चाहूँगी, या आप उनके बच्चों को देखिए, या उनको भी आप, चलिए 1 मिनट के लिए आप उनको भी मत समझिए, आप पशु पक्षियों को देखिए, उनमें भी प्रजनन क्षमता है, वो भी प्रजनन उनका भी होता है, और उनके जो बच्चे हैं या उनके जो शिशु है या उनके जो चूजे हैं, वो स्वतः ही प्रकृति की गोद में अपने आप स्वाभाविक रूप से वो चीजें सीख जाते हैं। तो सबसे पहला जो शैक्षिक विचारधारा में रूसो के दर्शन में उसने वो प्रकृति, यानी प्रकृति अपने आप में इतनी पूर्ण है कि वो मनुष्य को शिक्षित कर देती है यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है तो। दूसरी बात उन्होंने मानी मानव। अब प्रकृति से आपने सीख लिया, लेकिन प्रकृति से सीखने के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप मनुष्य के अनुभव से, एक अनुभवी व्यक्ति दूसरे अनुभवी व्यक्ति को सिखाता नहीं है, उसका पथ प्रदर्शन करता है, उसको निर्देशित करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, और वो अपने अनुभव के आधार पर अपने से जो कम सीख वाले, कम ज्ञान वाले, कम आयु वाले, कम अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सिखाता है। तो दूसरा उनके जो दर्शन का, शिक्षा दर्शन का जो दूसरा स्रोत था वो मनुष्य थे। और तीसरी चीज थी वस्तुएं, यानी वस्तुओं से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इस प्रकार से रूसो ने 3 चीजें अपने शिक्षा के स्रोत में स्वीकार करी और उन्होंने उन्हें माना कि सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति के बाद में मानव, और मानव के बाद में वस्तु, कोई भी वस्तु। अब वस्तु से आप ये देख लीजिए कि आज ये यदि ऑनलाइन, यदि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या लेक्चर हो रहा है तो ये एक वस्तु है, और इस वस्तु से हम सीख रहे हैं, और ये ज्ञान हमारा उस वस्तु के द्वारा स्थायी भी हो रहा है। कैसे? प्रकृति ने जो चीजें दी उस प्रकृति पद चीजों से हमने सीखा। मानव शिक्षित, स्वयं को मानव ने शिक्षित किया। शिक्षित करने के साथ साथ उसने अपने से कम अनुभव और सीख वाले व्यक्ति को का पथ प्रदर्शन किया, और उस पथ प्रदर्शन के साथ जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को आधार बना करके ज्ञान को स्थायी किया, ज्ञान का संरक्षण किया, ज्ञान का हस्तांतरण किया, और इस प्रकार से मनुष्य जाति शिक्षित हुई। ऐसा जो रूसो ने 3 प्रमुख स्रोत माने हैं उनमें स्वीकार किया है। रूसो ने लिखा है, शिक्षा आनंददायक है, तर्कयुक्त, संतुलित, उपयोगी और प्राकृतिक जीवन के विकास की क्रिया है। क्या है शिक्षा? शिक्षा आनंद देने वाली है, आनंददायक है, यानी शिक्षा से हमें आत्मसंतोष मिलता है, हम आनंदित होते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। और क्या है? तर्कयुक्त है, यानी तर्क की कसौटी पर कसी हुई होती है शिक्षा। क्या गलत है और क्या सही है और क्यों है, क्या, क्यों और कैसे का उत्तर देने वाली होती है शिक्षा, इसलिए वो तर्कयुक्त है। संतुलित उपयोग और प्राकृतिक जीवन के विकास की क्रिया है। संतुलित उपयोग यानी किसी भी वस्तु का या किसी भी उसमें संतुलित उपयोग। अति, जैसे कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो शिक्षा जो है वो संतुलित उपयोगी है। और प्राकृतिक जीवन के विकास की क्रिया है। उनके विचार से प्राकृतिक शिक्षा के लिए बालकों की शारीरिक,
भावनात्मक और बौद्धिक शक्तियों को पहले जानना आवश्यक है। देखिए कितनी कितनी अच्छी तरीके से रूसो ने अपने शिक्षा दर्शन में कहा है कि प्राकृतिक शिक्षा के लिए बालकों की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक शक्तियों को पहले से जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, आपकी बुद्धि लब्धि की भिन्नता, आपकी रुचि की भिन्नता, आपकी अभिरुचि की भिन्नता, आपके सामाजिक पृष्ठभूमि की भिन्नता, आपके आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, भौगोलिक भिन्नताएं, उन भिन्नताओं के कारण आपके जो बालक के अंदर शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक शक्तियां हैं, उनको जानने के बाद ही हम प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। रूसो की शिक्षा योजना जब उन्होंने बनाई अपनी शिक्षा के लिए, उन्होंने जो योजना की बात करी, तो योजना में उन्होंने जिस प्रकार से हम पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को भी पढ़ते आए हैं, उन्होंने मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उसको 4 भागों में शिक्षा के लिए, शिक्षा योजना के लिए 4 भागों में विभाजित किया। और सबसे पहले जो उन्होंने अवस्था रखी वो थी शैशव अवस्था की शिक्षा। जन्म से 5 वर्ष तक शारीरिक विकास, यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बालक के केवल शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, उसका शरीर का विकास हो। दूसरा, बाल्यावस्था की शिक्षा 5 से 12 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक उसको उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाएगी। ज्ञानेंद्रियां जितनी भी हमारी कुल मिला के हमारी 11 जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें 1 मन है और 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरी, किशोरावस्था की शिक्षा 12 वर्ष से 15 वर्ष तक मानसिक विकास की शिक्षा, यानी अब 12 से 15 जो किशोर अवस्था है, अब तो अभी जो वर्तमान के मनोवैज्ञानिक है और शिक्षा शास्त्री है वो किशोर अवस्था को 12 से 18 और 19 वर्ष की आयु मानते हैं, लेकिन जब रूसो ने अपना शिक्षा दर्शन दिया तो उन्होंने 12 से 15 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था की आयु माना, और उन्होंने कहा कि उस आयु में आप मानसिक विकास की शिक्षा दीजिए, मस्तिष्क का विकास हो सके। उसके बाद में युवावस्था की शिक्षा, रूसो के अनुसार 15 वर्ष का बालक बालिका जो है वो युवा हो जाता है, और उन्होंने जिसको हम वर्तमान में 19 और 18 वर्ष के बाद में युवा, या फिर हम उसको युवा की श्रेणी में लेके आते हैं। रूसो ने अपने समय में 1700 सदी में जब उन्होंने बात करी तो 15 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक को उन्होंने युवावस्था माना, और उस युवावस्था में नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा की बात करी। यानी जो शिक्षा की योजना, नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, सिद्धांतों की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, समाज के नीति नियम जो है या सामाजिक जो भी चीजें हैं उनकी शिक्षा, और उसके साथ साथ भावनात्मक शिक्षा की रूसो ने बात करी। तो रूसो की जो शिक्षा योजना है उसमें कुल 4 अवस्थाओं को लिया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। शैशवावस्था 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक और युवावस्था 15 से 20 वर्ष तक। अब रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य क्या रखे कि उन्होंने अपनी शिक्षा की योजना दी, और शिक्षा की योजना के बाद में आया कि रूसो के जो शिक्षा के उद्देश्य वो क्या है। रूसो विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट सेवा या व्यवसाय के लिए शिक्षित करने की अपेक्षा नहीं करता था। रूसो ने अपने एमिल में भी और अपने दर्शन शास्त्र में भी, जब रूसो का हम अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रूसो का कहना था कि उसे किसी भी बालक को जज, प्रबंधक या फिर वकील या फिर कुछ भी नहीं बनाना है। वो उस तरह की विशिष्ट सेवाओं के लिए रूसो विद्यार्थी को शिक्षित नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि शिक्षित करने की अपेक्षा स्वयं के जीवन के लिए वो शिक्षित करना चाहता था। देखिए, विशिष्ट सेवा का मतलब हो गया कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं उससे आप समाज का, राष्ट्र का भला करेंगे, उनको सहयोग देंगे, उनके लिए सेवा कार्य करेंगे। लेकिन रूसो ने कहा कि शिक्षा जो है
वो स्वयं के जीवन के लिए शिक्षित करना चाहता था, यानी वो खुद के लिए, यानी यदि मैं शिक्षित होती हूं तो मैं अपने जीवन के लिए पहले शिक्षित हूं। आप यदि शिक्षित हो रहे हैं तो पहले आप अपने स्वयं के बारे में सोचे, स्वयं के बारे में सोचने के बाद में। तो रूसो का जो शिक्षा दर्शन था वो किसी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों और बहुत बड़े बड़े व्यवसायों के लिए रूसो का उद्देश्य नहीं था शिक्षा देने का। रूसो ने कहा कि केवल श्वास लेते रहना ही जीवन नहीं है, यानी हमारी सांसें चल रही है, हम जी रहे हैं और यही हमारा जीवन है, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल सांस लेते रहना ही जीवन नहीं है। कर्म करना, कार्य करना, यानी आप यदि जिंदा हो तो किसी भी क्रिया में भाग लोगे, कोई ना कोई कार्य करोगे। अपने अवयवों का प्रयोग करना, इंद्रियों एवं शक्तियों का यथोचित प्रयोग करना आवश्यक है। रूसो का जो शिक्षा के उद्देश्य है उनमें उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो बालक को, विद्यार्थी को उसके स्वयं के जीवन के लिए शिक्षित करना चाहते हैं, और उसके लिए केवल जीना ही, सांसें चलती रहना ही जीवन नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, अवयवों का प्रयोग करना पड़ेगा, इंद्रियों एवं शक्तियों का यथोचित प्रयोग करना पड़ेगा, उनका उपयोग करना पड़ेगा, ऐसा रूसो मानते थे। अपनी पुस्तक एमिल में उन्होंने लिखा है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। विद्यार्थी अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों तथा शक्तियों के संचालन में आनंद प्राप्त करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि बालक को पढ़ने लिखने में ही जुटा दिया जाए, अपितु उनके सभी स्वाभाविक कार्यों में सहयोग देकर के उनकी भिन्न भिन्न शक्तियों का विकास करा जाए। हमने पहले भी चर्चा करी है कि 1772 में, माफी चाहूंगी, 1772 में एमिल की जो रूसो की जो पुस्तक आई एमिल, वो शिक्षा दर्शन पे थी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, जिसमें विद्यार्थी अपने अंगों, अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी शक्तियों का संचालन आनंद प्राप्त करते हुए करता है। और शिक्षा का ये उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है कि स्वाभाविक जो कार्य है उनमें सहयोग देकर के भिन्न भिन्न शक्तियों का विकास किया जाए। ये कुछ उद्देश्य लेकर के अपना शिक्षा दर्शन रूसो ने दिया था। अब हम बात करते हैं रूसो के पाठ्यक्रम की। रूसो का पाठ्यक्रम या रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम का सिद्धांत, उसके लिए उन्होंने पहले शिक्षा के स्तरों को, जैसा कि हमने अभी पूर्व में चर्चा करी, शिक्षा के स्तरों को उन्होंने निर्धारित किया और फिर उन्होंने विषयों का चयन करा। अब विषय कोई हमारे ये आज वाले विषय नहीं थे रूसो के पाठ्यक्रम में। रूसो ने जो अपने शिक्षा दर्शन में कहा है उसमें जब स्तर की हम पहले बात कर चुके हैं, मैं पुनरावृत्ति कर देती हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, यानी इन चारों अवस्थाएं, जो आयु की जो अवस्था है, उम्र की जो विभिन्न विभिन्न चरण है, इन चरणों के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम में विषय बताए। विषय क्या बताए? शैशवावस्था में रूसो ने कहा कि चलना फिरना, खेलना कूदना और वार्तालाप करना, यही पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी बालक जब 5 वर्ष तक का है तो वो भली प्रकार से चलना फिरना सीख जाए, खेलना कूदना सीख जाए और वार्तालाप करना सीख जाए। तो देखिए ना, पूरी तरह से जो 5 वर्ष का पाठ्यक्रम उन्होंने दिया है वो प्रकृति की गोद में है। ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं और बालक के साथ होनी ही है। दूसरी अवस्था उन्होंने कहा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में तैरना, नापना, तोलना, गिनना और निरीक्षण करना, 5 से लेकर के, और जो 10 वर्ष की, 5 से लेकर के जो अगली उन्होंने अपनी अवस्था की बात करी, और उस अवस्था में उन्होंने 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था को उन्होंने 12 वर्ष तक गिना है। तो 5 से जो 12 वर्ष की अवस्था है उसमें बालक को तैरना आ जाना चाहिए, उसे नाप तोल करना आ जाना चाहिए, मेजरमेंट, उसे तोलना आ जाना चाहिए, यानी वेटेज के बारे में उसको पता चल जाना चाहिए, गिनना आ जाना चाहिए, यानी यहाँ गिनने की जब बात आ गई तो गणित अपने आप आ जाती है, मैथमेटिक्स अपने आप आ जाती है, और निरीक्षण करना और ऑब्जर्वर बन जाना। ऑब्जर्व क्या करना कि जो उनके अग्रज, जो उनके अभिभावक, माता पिता, शिक्षक, मित्र जो कार्य कर रहे हैं या जो हो रहा है प्रकृति का, उसका निरीक्षण करके उसका सूक्ष्म अध्ययन अपने आप बालक कर लेते हैं, यह आ जाना चाहिए। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था।
किशोर अवस्था जो उन्होंने 12 से 15 वर्ष की मानी है, उसमें रूसो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में भूगोल होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, विज्ञान और ज्योतिष तथा कला होनी चाहिए। फिर आती है युवावस्था, जो रूसो के अनुसार 15 से 20 वर्ष की है। यहाँ रूसो ने कहा कि व्यायाम की शिक्षा होनी चाहिए, यानी व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, और साथ ही सौंदर्य की अनुभूति हो, यानी सौंदर्य अनुभूति यानी चीजों को समझने, सौंदर्य को समझने की वो एक अंदर से इंटरनल चीजें उत्पन्न होनी चाहिए। और साथ ही साथ रूसो ने युवा अवस्था में 15 से 20 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए उस समय में 1700वीं सदी में उन्होंने यौन शिक्षा की बात करी कि बालकों को युवा अवस्था में यौन शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो जो रूसो का पाठ्यक्रम है वो 4 चरणों में विभाजित है और अवस्था के अनुसार उन्होंने अपना स्वाभाविक पाठ्यक्रम बताया है। और इस पाठ्यक्रम पर जब हम नजर डालते हैं तो स्वाभाविक है कि ये प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम ही है, प्रकृति की गोद में लिया जा सकता है। और जो अभिभावक है, शिक्षक है, गुरु है, उनका कार्य है पथ प्रदर्शक का, यानी और जो बाकी क्षेत्र है वहां वो मार्गदर्शन करेंगे। अब ये जो शिक्षण है या ये पाठ्यक्रम है, इसको पढ़ाया कैसे जाएगा, शिक्षण विधियां, मेथड ऑफ टीचिंग, यानी किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। रूसो ने सबसे पहले जो बात करी विधि की, वो करी निरीक्षण विधि। अभी हम जब बाल्यावस्था की बात कर रहे थे और उसी में हमने देखा तो निरीक्षण विधि थी कि वो देख करके, यानी देख करके निरीक्षण विधि के अनुसार। दूसरा था अनुभव विधि। पहले कोई कार्य, देखिए आपको कोई कार्य करना है, समझिए कि आपको कुछ बनाना है, समझिए कि आपको कोई क्रिया करनी है। एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूं। समझिए कि आप किसी मॉल में गए हैं और ऐसा आप अनुमान लगा लीजिए, ऐसे आप कल्पना करिए आप एक मॉल में गए हैं और वहां कोई गांव से कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का कम शिक्षित या अर्ध शिक्षित या केवल साक्षर व्यक्ति आया है और उसने पहली बार उस मॉल में एक्सीलेटर देखा। तो वो एकदम से उस एक्सीलेटर पे चढ़ नहीं जाता है, वो थोड़ी देर खड़ा रह करके ध्यान से एक्सीलेटर से ऊपर जाने वाले और नीचे आने वालों का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद में वो उसे अप्लाई करता है। तो पहली विधि जो रूसो ने बताई वो निरीक्षण विधि थी। फिर अनुभव। अब मैं उसी ग्रामीण का एक उदाहरण आपको दे देती हूँ, अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर। फिर वो एक बार चढ़ा और फिर उतरा तो उसे अनुभव हो गया और उस अनुभव से वो दूसरों को बताने लगता है, दूसरों को कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है, अरे रे मैंने करके देखा है, ये कुछ भी नहीं ऐसे हो जाएगा। तो ज्ञान भी पहले निरीक्षण विधि के द्वारा, फिर अनुभव के द्वारा, फिर अन्वेषण विधि। अब उस ग्रामीण के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ या उसने सोचा कि ये एक्सीलेटर कैसे चलता है, कहाँ से चलता है, अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, कितनी देर में चलता है, इस पे चलने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान है, और तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं हैं उस पे वो अन्वेषण विधि के माध्यम से वो करेगा। और फिर आती है परीक्षण विधि, यानी परीक्षण विधि कि वो उस तरह के जो और अनेक उपकरण है उनके बारे में वो परीक्षण करे या उसके बारे में सोचे, उसको करके देखे। और लास्ट में ये जो चारों विधियां हैं, इन चारों विधियों के समावेश से जो रूसो की अंतिम विधि या जिसे हम रूसो की टीचिंग मेथोडोलॉजी के रूप में जानते हैं वो थी ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये कुछ विधियां शिक्षण की रूसो जी ने दी है। फिर आगे बढ़ते हैं स्कूल, विद्यालय। देखिए वैसे तो यहाँ पे विद्यालय की चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि रूसो ने तो निषेधात्मक शिक्षा की बात करी है, निषेधात्मक शिक्षा, अनुशासन नहीं चाहिए। और जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय तो एक 4 दीवारी में है, उसके निश्चित विद्यालय में पढ़ने की निश्चित अवधि है, समय सारणी है, निश्चित समय पर आना है, निश्चित विषय ही पढ़ना है, 4 दीवारी में रहना है, अनुशासन में रहना है। आपको कोई चाहे और अध्यापक या गुरुजन या जो भी है उनकी जो आज्ञा है उसी का अनुसरण करना है। और ये तो निषेधात्मक शिक्षा के कहीं आसपास ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम रूसो की विद्यालय व्यवस्था की बात करते हैं तो उन्होंने 4 दीवारी में बालक को शिक्षित किए जाने का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में नैसर्गिक वातावरण होना चाहिए जहां बालक की शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास
समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना के आधार पर किए जाए। तो ऐसे रूसो बालक की प्रकृति की गोद में स्वतंत्र शिक्षा देने के पक्षधर थे। और यदि कोई विद्यालय जैसी संस्था है भी, बना भी लेते हैं और वहां बालक को शिक्षित भी कर रहे हैं, तो 3 चीजें, पहले समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना पर। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक को रूसो ने केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्थान दिया है। शिक्षा के केंद्र में बालक है, इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए और सहानुभूति रखने वाला शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक का रोल केवल पथ प्रदर्शक का है। कोई बहुत ज्यादा महत्व रूसो ने शिक्षक को नहीं दिया है, लेकिन यदि शिक्षक होता है तो वो सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक विकास की तरफ ध्यान दे। और अंत में जब रूसो की चर्चा करते करते हम अनुशासन की बात कर लेते हैं कि रूसो के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। अनुशासन जो होता है वो प्राकृतिक आधार पर होना चाहिए, यानी प्रकृति स्वयं ही निर्धारित करे। और उन्होंने कहा है रूसो ने कि विद्यार्थियों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, वरन कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें प्रकृति द्वारा स्वयं ही दंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से रूसो जो हैं वो घोर विरोधी थे अनुशासन के। तो और अब अंत में मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो श्रोता हैं, जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम या शिक्षित हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा अवश्य होगी कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा और वो अनुशासन के इतने अगेंस्ट क्यों थे, या वो प्रकृति के गोद में क्यों जाना चाहते थे। हमने जब रूसो के जीवन दर्शन के बारे में बात करी थी तो हमने वहाँ पे चर्चा करी थी कि रूसो जो है उनका बचपन, एक तो वो बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, और दूसरी माता की मृत्यु के कारण जो सौतेली माता का उनके प्रति व्यवहार था वो बहुत ही कठोर था, बहुत ही पीड़ादायक रहा था। तो रूसो जो है वो उस अनुशासन के विद्रोहों से प्रकृति के करीब गए, और उन्होंने प्रकृति को जब करीब से जाना और उनका अपना स्वाभाविक जब विकास हुआ, तो वैसा ही देखिए, व्यक्ति की जो विचारधारा है, व्यक्ति के जो सिद्धांत है, वो हमारे अनुभव पर आधारित होता है। जो भी व्यक्ति जो बहुत नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में उनको बहुत असफलता मिली होती है, तो उनकी प्रवृत्ति और सोच नकारात्मक हो जाती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक होते हैं, क्योंकि उनको जीवन में बहुत ही सहयोग और बहुत ही सकारात्मकता, सफलता मिली होगी, तो वो कभी नकारात्मक होकर सोचते ही नहीं है। तो जो रूसो का निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत है, वो रूसो के अपने बचपन के जो अनुभव है, या परिवार ने, अभिभावकों ने और समाज ने उनके साथ जो कठोर भेदभाव किया और उनको उपेक्षित रखा, उससे शुद्ध होकर के वो बिल्कुल प्रकृति प्रेमी हो गए। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, या उनके जब हम दर्शन की बात करते हैं तो उनका जो दर्शन है या उनका वाद है वो है प्रकृतिवाद, जिसे हम नेचुरलिज्म के बारे में नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं। और पूर्व के जो हमारे व्याख्यान रहे हैं उसमें हमने नेचुरलिज्म को डिस्कस किया है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि रूसो के अनुसार डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर अगले व्याख्यान में। नमस्कार, धन्यवाद।